आदाब नजरीन, 9:33 प्रोग्राम अब तक के साथ जम्मू स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद। प्रोग्राम में सबसे पहले बात पहलगाम हमले के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में होने वाले इजलास में लिए गए बड़े फैसलों की और भारत सरकार की जानिब से कुछ बड़े फैसले लिए गए। अब से कुछ देर पहले काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी का इजलास हुआ जिसमें बड़े फैसले हुए और पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहिदा न सिर्फ रोका गया बल्कि अटारी बॉर्डर पर चेक पोस्ट बंद करने का भी फैसला हुआ। पाकिस्तानी शहरियों को भारत आने के लिए वीजा न देने का फैसला भी भारत सरकार की तरफ से किया गया है। और सीसीएस के इस इजलास में बड़े फैसलों पर सबकी नजर थी कि भारत सरकार की जानिब से मुमकिन तौर पर क्या फैसले लिए जा सकते हैं। और अब से कुछ देर पहले सीसीएस का जो इजलास मुनक्किद हुआ, ताज़ा तरीन सूरत हाल जम्मू कश्मीर की जिसमें जायजा लिया गया है, खासतौर से पहलगाम हमले के बाद। और इन सब के बीच पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की रिहाइशगाह पर होने वाली काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी की मीटिंग जो अब से कुछ देर पहले खत्म हुई, 2.5 घंटे तक मीटिंग चली। इस इजलास में हुए अब से कुछ देर पहले वजारत खारजा की तरफ से इस इजलास में होने वाली पेशरफ्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सिंध-तास मुआहिदा तब तक रोका गया है जब पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी की मुआवनत या सपोर्ट खत्म नहीं करता। अटारी सरहद पर चेक पोस्ट बंद करने का फैसला हुआ है और जो लोग सरहद पार गए हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ गए हैं, 1 मई से कबल 1 मई से कबल उनकी वापसी होगी। भारत सरकार ने अभी मजीद 1 हफ्ते का वक्त उन तमाम लोगों को दिया है। पाकिस्तानी शहरियों को साक मुआहिदे के तहत भारत आने के लिए वीज़ाज नहीं दिए जाएंगे और जो पाकिस्तानी भारत के अंदर इस वक्त किसी भी काम के लिए किसी भी मकसद से भारत के अंदर हैं, 48 घंटों के अंदर वतन वापस लौटने का हुक्म दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के सिफारती अमले को वापस लौटने का 1 हफ्ता मिला है। इस्लामाबाद से अपने सिफारती अमले को भारत वापस बुलाने का फैसला कर चुका है और पाकिस्तान के तमाम सिफारत खाने में काम करने वाले लोग या अमला जो वापस जाएगा, हाई कमीशन से अमले की वापसी करने का फैसला भी भारत सरकार ने लिया है। और हाई कमीशन में जहां स्टाफ की तादाद कुल मिलाकर 55 हुआ करती थी, वो 30 करने का फैसला हुआ और ये फैसला 1 मई 2025 से नाफिज होगा। इस बड़े फैसले पर न्यूज कॉन्फ्रेंस में सीसीएस के इजलास के बाद वजारत खारजा के तर्जुमान ने थोड़ी देर पहले और वजारत खारजा के सेक्रेटरी की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें इन बातों की तस्दीक की गई है। पहले न्यूज कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा जिसमें भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद खराब हुए हैं, इन फैसलों के बाद तस्दीक होगी या हो रही है। न्यूज कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा और उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। थैंक यू रणधीर। Good evening. Thank you all for your patience and for joining at this relatively late hour. I have some prepared remarks that I'll share with you, and as Ranveer said, due to some preoccupations, will not be able to take questions tonight. The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures.
1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawwur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और भारत सरकार की जानिब से सीसीएस के जरिए लिए गए फैसले पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो इससे पहले ही तातुल का शिकार थे, मजीद यहाँ पर पेचीदगियाँ ताल्लुकात के हवाले से अब होंगी, मुश्किलात ख़ास तौर से पाकिस्तान के लिए। और इस पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बड़े फैसले हुए, सिंतास मुआहिदा जिसको तब तक रोका गया जब तक भारत सरकार के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी की जो माली तौर मुआवनत कर रहा है या पाकिस्तान में उन्हें जगह दे रहा है दहशतगर्द तंजीमों को, उनकी मुआवनत ख़त्म नहीं की जाती। एक ये फैसला, अटारी सरहद पर चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला, और जो लोग सरहद पार गए हैं वो 1 मई से पहले वापस आएंगे, उनको मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी शहरी भारत के अंदर आएंगे साग के तहत, उनको भी किसी किस्म का कोई वीज़ा नहीं दिया जाएगा। या ऑलरेडी जो लोग पाकिस्तान के यहाँ हैं 48 घंटे का वक्त यानी जुमे तक उन तमाम लोगों को वापस जाने के लिए भारत सरकार की जानिब से कहा गया है। और इसके अलावा पाकिस्तानी सिफारती अमले को वापस लौटने के लिए जब कहा गया है तो 1 हफ्ते का वक्त उनके पास होगा, लेकिन आम शहरी जो किसी वीज़े पर या दीगर किसी मकसद से आए हैं उन तमाम लोगों को 48 घंटों का वक्त। और भारत भी अपने अमले को पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। हाई कमीशन से अमले की वापसी का फैसला कर लिया गया है। स्टाफ की तादाद 55 से 30 करने का फैसला, और अमले को वापस लाने का जब फैसला हुआ है तो दोनों अतराफ से यानी जो अब सरगर्मियाँ या किसी भी तरीके से एक दूसरे के ममालिक पर या हुकूमतों की जानिब से इक़दामात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जाता था, हुकूमत का कोई मौक़िफ़ होता था इस्लामाबाद से, एक वो भी रुक जाएगा। और दूसरी तरफ दारुल-हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तान का जो हाई कमीशन था वो भी बंद हो जाएगा। और ताज़ा तरीन सूरत हाल जो पहलगाम हमले के बाद है उसका भी जायज़ा लिया गया है। मज़ीद इस पर ज़रा बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, इन बड़े फैसलों की जिनकी वक्ती तौर माहिरीन के मुताबिक, तज्ज़ियाकारों के मुताबिक, पॉलिटिकल पंडित्स के मुताबिक ज़रूरत थी, वो फैसले भारत सरकार ने ले लिए हैं 24 से 36 घंटों के दौरान ही, लेकिन इनके कॉन्सिक्वेंसेस खित्ते के अंदर क्या होंगे? देखिए आसिफ, अगर हमारे नाजरीन को याद होगा तो तकरीबन 3:30 बजे के आसपास हमने अपनी एक ब्रेकिंग प्ले की थी और तकरीबन 20-25 मिनट तक वो ब्रेकिंग चलती रही, जिसमें हमने कहा कि बड़े डिसीजंस होंगे और अब की बार शायद अस्करी
मामलात पर डिसीजंस नहीं होंगे, बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे, जिसमें हमने इंडस वाटर ट्रीटी का भी जिक्र किया था, जिसमें हमने ये भी बताया था कि शायद डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो खत्म होंगे। और शाम होते होते जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब है या वजारत खारजा है, जब उन्होंने खुसूसी ब्रीफिंग की तो उसमें वही 5 नुकात उनकी तरफ से डिटेल में रखे गए जो इंतहाई अहम है। और इसे आप टेक्निकल टर्म्स में कहे तो ये पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, बल्कि एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है। और इस डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का असर अब आपको इस खित्ते के अंदर जबरदस्त तौर पर दिखेगा, क्योंकि जब ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया गया तो उससे पहले आप देखिएगा कि मुस्लिम दुनिया में सऊदी अरब की बात आप करें, यूएई की बात करें, कतर की बात करें, बहरीन की बात करें, वो भारत के साथ खड़ा रहा तब जब पहलगाम की वादियों के अंदर उसे लालजार किया गया, दर्जनों बेगुनाहों पर गोली चलाई गई और उसके नतीजे में अमेरिका का मौक़िफ़, फ्रांस का मौक़िफ़, बरतानिया का मौक़िफ़ भी साथ आया। और यही वजह कि तमाम दुनियावी जो बज़ाहिर हमें दिख रहा है कि वर्ल्ड पावर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से इसकी कंडेमनेशन की उससे और मजीद हौसले बुलंद हुए भारत सरकार के, और उन्होंने ये बड़ा डिसीजन आज लिया कि 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंता-साबी मुआहिदा है, इसे एबेंस में डाल दिया और विद इमीडिएट इफेक्ट इसको कर दिया। और इसका असर देखिए, अगर आप डिप्लोमेटिक चैनल्स को छोड़कर ग्राउंड जीरो पर देखेंगे तो सबसे वर्स्ट हिट जो होगा वो पाकिस्तान का पंजाब इलाका होगा। और पंजाब के इलाके के अंदर जब पानी नहीं होगा, फसलें नहीं बनेगी, तो सिचुएशन किस तरीके से बनेगी पाकिस्तान की, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन है जो लिया गया है। क्योंकि भारत सरकार, अगर आपको याद होगा कि पाकिस्तान को 3-4 बार खत भी लिखे गए जिसमें कहा गया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी, सिंता-साबी मुआहिदे पर मुज़ाकरात चाहते हैं, और मुख्तलिफ क्लास को लेकर कहा गया था कि हमें ये तस्लीम नहीं है, इन पर दोबारा से बातचीत होनी चाहिए। और आज इस इंटरनेशनल ट्रीटी को, 1960 की ट्रीटी को भारत सरकार ने यकतरफा तौर पर नजरअंदाज कर दिया और इस पर आगे बढ़ने की बात। नंबर 1, ये एक बहुत बड़ी चोट है पाकिस्तान के ऊपर और इसका असर पाकिस्तान भर में आपको आने वाले चंद दिनों के अंदर दिखेगा, क्योंकि कल से इस पर इम्प्लीमेंटेशन का काम भी शुरू होगा। नंबर 1 जी, जब आप खित्ते की बात करते हैं तो खित्ते के अंदर इसका असर क्या होगा। अब जो लोग इधर थे, पाकिस्तान के वीजे पर आए थे, भारत सरकार के वीजे पर उधर थे या इधर थे, तो मामला ये है कि 48 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने वापस जाना है। और अब आप एयरपोर्ट्स पर भी देखेंगे, वाघा सरहद पर भी देखेंगे, और स्पेशली जब ये अटारी और वाघा चेक पोस्ट जो हमेशा से चलता रहा, जिन भी हालात में था वो खुला रहा, अब जब वो सील डाउन होगा, बंद होगा, तो तिजारती के रास्ते भी आपके महदूद हो जाएंगे, रसाइल के महदूद होंगे। तो खित्ते के अंदर जो पब्लिक कॉन्टैक्ट एक था वो आपका रुक जाएगा। और एक तरफ से पाकिस्तान को यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि देखिए, हम अपने पड़ोसियों को बड़ा सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, लेकिन जब वो बार बार एक ही कदम पर रहे, एक ही चीज करते रहे, नॉन स्टेट एक्टर्स को पालते रहे, तो अब हम ये करेंगे, हम अपने दरवाजे बंद करेंगे, आप अपने दरवाजों से चलिए जहां से आपको जाना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा खित्ते के अंदर होगा, तिजारत पर इसका असर डायरेक्टली पड़ेगा। पाकिस्तान से जो लोग यहाँ इलाज करने के लिए आते थे, स्पेशल वीजे जिन्हें मिलते थे, ST/ST जिन्हें मिलते थे, वो खत्म होंगे। सार्क पर जिन्हें वीजा एग्जेम्पशन मिलता था वो खत्म कर दिए गए। तो इससे सबसे ज्यादा असर जो होगा उन लोगों का। और दूसरी बड़ी बात, जिनके रिश्ते आर पार है, पाकिस्तान में जिनके रिश्ते हैं, मुजफ्फराबाद में जिनके रिश्ते हैं, या भारत में जिन पाकिस्तानियों के रिश्ते हैं, वो इस डिसीजन के बाद बहुत ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि अब वो आ जा नहीं सकते हैं, कम्युनिकेशन लाइंस भी ज्यादा नहीं चल पाएंगी। तो ये दूरियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस खित्ते के अंदर एक और बड़ा डिसीजन जो हुआ वो डिफेंस के, वो जब आप डिप्लोमेटिक चैनल्स को पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, विड्रॉवल ऑफ डिफेंस, नेवी एंड एयर एडवाइजर्स, यानी ये हर एक एम्बेसी के अंदर, दुनिया भर की एम्बेसियों के अंदर ये होते हैं कि 3 एडवाइजर्स होते हैं। डिफेंस का एडवाइजर होता है, नेवी का एडवाइजर होता है, और इसी तरीके का एयरफोर्स के एडवाइजर्स होते हैं। वो सादा वर्दियों में होते हैं, लेकिन एम्बेसीज के अंदर वो काम करते हैं। वो अपने अपने मुल्क को अपनी अपनी सलाहें देते हैं, और मुख्तलिफ जो मामलात देश के अंदर होते हैं, मुल्क के अंदर होते हैं, उनको वो देखते हैं। जब इन तीनों को हटाया गया
दैट मीन्स अब डिप्लोमेटिक चैनल्स का मामला क्या है, आपके पास पहले हाई कमीशन नहीं था, डिप्टी हाई कमीशन भी नहीं था, आप एक ऑर्डिनरी फेज के तहत चल रहे थे, उसको मजीद कम कर लिया गया। तो अगर ऑफिशियल आप देखेंगे तो आपके पास एक दफ्तर जरूर है, लेकिन दफ्तर के अंदर ना आपके पास वो बड़ा अमला है, ना आपके पास बड़े अधिकारी है, ना आपके पास बड़े अफसर है जो डिसीजन मेकिंग अफसर्स है। तो एक छोटा सा डमी ऑफिस खोल के आप क्या करेंगे, आप ये मान लीजिए 80 to 90% ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये डिप्लोमेटिक चैनल जो है इसे भी क्लोज कर दिया गया है। इससे आने वाले दिनों में पूरे खित्ते के अंदर अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनके लिए काफी मुश्किलें होंगी, क्योंकि अब उन्हें अपने तरीके से इस पूरे मामले को लेना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक वो जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने पहले ही अपनी फील्डिंग पूरी मजबूत कर ली है और ये साफ कर दिया कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। जब ये नारा आया था तो शायद बहुत सारे लोग हम में से ये थे जो बता रहे थे कि सरकार शायद कल टूट के आगे बढ़ेगी और टॉक्स बढ़ेंगे, लेकिन मोदी हुकूमत ने साफ कर दिया कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, वो नहीं गए। और आज जब ये कहा गया कि अब हम मुज़ाकरात के दरवाजे तभी खोलेंगे, डिप्लोमेटिक चैनल्स को तब खोलेंगे जब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर काबू करेगा, और जब तक ये नहीं होगा तो ये समझ लीजिएगा जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये लाइन खींची है, तकरीबन 3.5 घंटे के आसपास ये बैठक चली है, ये मीटिंग चली है, उसमें तमाम पहलुओं को देखा गया। और डॉक्टर जयशंकर साहब ने, जो मेरे सोर्सेज मुझे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, एक डिटेल प्रेजेंटेशन दी है कि दुनिया भर के अंदर लीडर्स भारत के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, इन जो ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए गए हैं, प्रेशर बिल्ड किया गया पाकिस्तान पर, इसके क्या नतीजे होंगे, पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है। और यही वजह है कि कल भारत के अंदर भी जो राजनाथ सिंह साहब है ऑल पार्टीज मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, आज जो रियासती काबीना का इजलास था, अगर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन वर्ड नहीं आया, लेकिन कल जब ऑल पार्टीज मीटिंग 3 बजे बुलाने का नोटिस आया था, हमने देखा था कि उमर अब्दुल्ला वजीर आला तमाम पार्टियों को मिला रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो पूरी रात पूरा दिन वजीर दाखिला साहब के साथ ये बैक टू बैक कम्युनिकेशंस या जो हालात किस तरीके के बन रहे हैं, ये जो मौजूदा सूरत हाल के बीच बैक टू बैक मुलाकातों का सिलसिला या मीटिंग्स हुई हैं। अब दारुल दिल्ली में कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, एक तो वहां और दूसरा जम्मू कश्मीर के अंदर जहां हमला हुआ और जम्मू कश्मीर के अंदर सलामती सूरत हाल खराब होने के बाद या पेचीदियां जब बढ़ी तो उसके बाद ये बड़ा फैसला भारत सरकार ने बिलाखिर लिया। अब 2 बड़े इजलास कल हैं। जब इस तरह की सूरत हाल बनती थी तो माजी में हमने देखा बड़ा एक डिवाइडेड ओपिनियन या मुनक़सम राय दोनों तरफ से या हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार की हुआ करती थी। इस बार वो जो ओपिनियन डिफरेंट आता था, क्या कोई इत्तफाक़ राय कायम होगी? तमाम लोग एक लाइन को टो करेंगे कि इस बार जो हुआ वो सही है, हुकूमत के साथ तमाम लोग खड़े नजर आएंगे? जम्मू कश्मीर में एक इजलास और दिल्ली के अंदर दूसरा। देखिए, जहां तक मुल्की सियासत की आप बात करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट पार्टीज का एक छोटा सा रोल रहेगा, वो शायद इसका अपोज करेंगे। कांग्रेस का अपोज करने का ज्यादा सवाल नहीं बनेगा, लेकिन तब भी हमने कल तक का इंतजार करना होगा। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे, मेजॉरिटी ये जरूर कहेगी कि जनाब हमने डिप्लोमेटिक लाइंस और चैनल्स को ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन तो रास्ता भी कोई नहीं है। बाकी तो एक मेजर चंक होगा जो सरकार के साथ चलेगा, जो मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा अभी तक मुझे लग रहा है वो यही है कि इंडस वाटर ट्रीटी, जो सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर कमीशन है, कॉरपोरेशन है, कि अब कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, और ये जो इस ट्रीटी के तहत 39 बिलियन क्यूसिक मीटर पानी इंडस रिवर का स्ट्रीम होता था, फ्लो होता था पाकिस्तान की ओर, जब इसको डाइवर्ट या रोकने की बात होगी तब पाकिस्तान के अंदर हंगामा तो होगा, लेकिन पॉलिटिकली यहाँ कितना हंगामा इस पर होगा वो थोड़ा सा इंतजार कल तक करना होगा जरूर। लेकिन जब आप कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में जो ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई गई है, तो मुझे याद आ रहा है साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब दरिया हमारे हैं, पानी हमारा है और हमसे कभी पूछा नहीं गया, हमसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। उन्होंने पब्लिकली इस बात को दोहराया था और कई बार दोहराया था। शायद अगर कल जब मीटिंग होगी तो वो इस वाले मुद्दे पर ज्यादा कोई बात ना कर पाए, क्योंकि पब्लिक स्टैंड उनका इस पर आ चुका है। लेकिन पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को लेकर उनका अपना एक मौक़िफ़ है, जनाब आप पड़ोसियों के साथ मुज़ाकरात किए बगैर नहीं आगे बढ़ सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कुछ आवाजें ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद ना किया जाए। इसलिए उमर के लिए भी कल का दिन ज्यादा आसान नहीं होगा, चाहे आप
पॉलिटिकली देखिए तो सज्जाद लोन का भी एक व्यू पॉइंट कल इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, सीपीआईएम का एक बड़ा फैक्टर रहेगा, लेकिन मेजर चंक रहेगा कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। जब वो वहां पर कल मिलेंगे उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा वो देखने लायक होगा। लेकिन श्रीनगर आते आते भी ऑल इज वेल आप कहेंगे तो मुझे वो चीज नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक तफसीलात से बात करने के लिए, और ख़ास तौर से उस बड़े फैसले के बाद जिससे दोनों मालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद ख़राब होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम तरीन इजलास जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर का दौरा ख़त्म करके दिल्ली पहुंचे। उनकी डायरेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लिया। सिक्योरिटी जायजा इजलास हुआ, इसकी सदारत LG मनोज सिन्हा की जानिब से की गई और इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया जो कल आला सतही मीटिंग में, हाई लेवल मीटिंग में जो फैसले हुए, वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से जो डायरेक्शंस दी गई उन पर तेजी से अमल हो सके। इधर 20 लाख का इनाम उन लोगों के लिए भी ऐलान कर दिया गया जो पहलगाम हमलावरों की इतला पुलिस अथॉरिटीज को या खुफिया इदारों को देंगे, और कहा गया कि जो भी शख्स जानकारी देगा उनकी शनाख्त को कहीं पर भी लीक नहीं किया जाएगा, उनकी शनाख्त गुप्त रखी जाएगी, लोगों के सामने नहीं लाई जाएगी, ये नहीं बताया जाएगा कि कौन इन्फॉर्मर है, और अगर कोई मिल्टन टू के बारे में या हमलावरों के बारे में कोई जानकारी फराहम करता है वो दुरुस्त साबित होती है, उसके मुताबिक कार्रवाई होगी, पहलगाम हमलावरों तक फिर अथॉरिटीज़ पहुंचने में कामयाब होती है तो इन्फॉर्मर्स की शनाख्त को जाहिर नहीं किया जाएगा। ये कहते हुए 20 लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया। इधर दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी जहां TRF की जानिब से जो एक जैली ग्रुप है जैश का जिसने कबूल की, दूसरी जानिब इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बीच भारत सरकार वजारत दाखिला खास तौर से कैसे जम्मू कश्मीर में सूरत हाल की निगरानी करेगी या काम करेगी, क्या हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं इस इजलास में, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मीटिंग में वज़ीर दाखिला की हिदायत के मुताबिक काम करने के हवाले से यकीन दहानी जो कराई गई पुलिस सरबराह जम्मू कश्मीर की जानिब से कराई गई और तमाम तंजीमों जो मुल्क रियासत मुखालिफ काम करते हैं और उनके साथ जुड़े लोगों या OGWs के खिलाफ कार्रवाई आइंदा दिन में तेज होगी, इस तरफ भी इशारा किया गया। पहलगाम हमले के बाद बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त भी तलाशी कार्रवाइयां चल रही हैं और ख़ास तौर से पहलगाम में जिस मकाम पर हादसा हुआ जहां पर फायरिंग हुई 30 के करीब लोगों की जान ली गई। बड़ी खबर पहलगाम से कि इस इलाके के अंदर सूरत हाल बेहतर रहे, इसके लिए इकदाम या कोशिश शुरू कर दी गई है और तलाशी कार्रवाइयाँ कई घंटों से जारी है। फौज, पुलिस और पैरा कमांडोज इस इलाके के अंदर तलाशी कार्रवाई को यकीनी बना रहे हैं और पहलगाम में गुज़श्ता तकरीबन 15 से 20 घंटे हो गए हैं तलाशी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जुनूबी ज़िला अनंतनाग के अंदर पहलगाम के करीब वाक़ एक मशहूर सयाहती मकाम जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, दिन भर कल जहां पर 2 बजे तक सयाह वादी कश्मीर के इस खूबसूरत इलाके में लुत्फानंदोज़ हो रहे थे, कुदरती हुस्न से मालामाल इस इलाके से 2:30 बजे के बाद यहां पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और आज सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि दिन भर ऑपरेशन चलते रहे। ताज़ा तरीन सूरत हाल दिन भर क्या रही इस इलाके के अंदर, फिदा हुसैन के पास चलेंगे, गुलिस्तान नुमाइंदा हमारे साथ हैं। फिदा, अब चूँकि दूसरे दिन में ये ऑपरेशन सुबह होते होते दाखिल हो जाएगा, कल देर रात से जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी, ये ऑपरेशंस इस वक्त अलग अलग मकामात पर चल रहे हैं और ख़बर ये है कि उन मकामात पर जहां कल दोपहर तक ये 2-2:30 बजे के बाद अफरा तफरी का आलम और ये जो खून खराबा हुआ है, पैरा कमांडोज़ की भी खिदमात अब इस ऑपरेशन में हासिल की जा रही हैं और तमाम एरिया को या जो ये ख़ास तौर से एरिया जहाँ पर हमला हुआ उसको सील किया गया है। राइट नाउ या एग्जैक्टली इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्या सूरत हाल है? देखिए आसिफ, कल 2 बजे का वाक़ा हम सबको याद है और शायद हम इस दिन को कभी बोल नहीं पाएंगे और जो मकामी लोग हैं पहलगाम के वो भी नहीं भूलेंगे क्योंकि उन्होंने इस दिन को ब्लैक डे का नाम भी दिया है। जैसे हम कल से इस खबर पर नजर बनाए रखे हुए हैं, जैसे हम बाइसरन पहुंचे, बाइसरन की वो तस्वीरें भी हमने अपने शायकीन तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन जहां आज दूसरा रोज है और दूसरे रोज भी आज सुबह से लेकर अभी तक की बात करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल जो है वो गश्त करती हुई नजर आ रही है पूरे पहलगाम में और बाइसरन के रास्ते पर भी। आज दिन भर हमने देखा, जब हम पहले भी देखे
देखे वहां पे, और दूसरी मर्तबा भी देखा वहां पे। लेकिन जो बाइसरन का इलाका है, जहां से जो लोग हैं वो घोड़े पे सवार होके वहां उस बाइसरन को, उस मिनी स्विट्जरलैंड को देखने के लिए पहुंचते थे, और ये लोग भी वहां पर जी। पहुंचे कि शायद ये उनके लिए आखिरी दिन होगा, और जो बचे वहां पे शायद वो अपने आप को सबसे ज्यादा खुश नसीब समझते होंगे। लेकिन ठंड है, पहलगाम का मौसम हम सबको पता है कि बारिशें होती है, ठंड ज्यादा होती है रात के वक्त, और कहीं ना कहीं जी। दिन भर उनके साथ औहदेदारान वो वहां पर पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में वजीर दाखिला का पहुंचना, और वहां पर तिवार जो वहां पे घायल है, जो जख्मी हुए थे, उनके साथ बात की, और जो वहां पे हेल्थ सेक्टर के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनको हिदायत जारी की गई कि किसी तरह की कमी जो है वो नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आज दिन भर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है पहलगाम के चारों ओर से हमने देखे हैं। जितने भी रास्ते पहलगाम के लिए जाते हैं वहां पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की, चाहे उनमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी हो, वो वहां पर दिन भर तैनात थी। और बाइसरन की तस्वीरें जैसे हम बार बार दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल दहलाने वाली तस्वीरें आज से मैं आपको बता दूं वहां पर देखने को मिलती है कि वो सैलानी जहां पर उन्होंने अपनी जो रसीद है वो काटी थी वहां पर, फिर वो उस जगह पहुंचे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मंजर जो है अभी भी हमारे आंखों के सामने है, और शायद वो कोई भूल नहीं पाएगा। आसिफ, ठीक है, मेरे साथ आप रहिएगा। एक और खबर पे आपसे अपडेट लेते हैं। पहलगाम हमले के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जहां कौमी तहकीकाती एजेंसी की टीम आज इस इलाके में पहुंची थी। सूरत हाल का जायजा एक तरफ लिया गया, दूसरी तरफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई। लेकिन इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पूछताछ के लिए दर्जनों अफराद हिरासत में लिया गया है, और कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा चुका है। केस एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया है। मिल्टन 2 की सुबह सवेरे से ही तलाश आज भी जारी रही, कल दिन भी ऑपरेशन चलता रहा, और आज सुबह स्केच भी इस सिलसिले में जारी कर दिए गए थे। बड़ी बात यह कि पहलगाम के अंदर होने वाले इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और दीगर तमाम इदारे आज कार्रवाइयों में मसरूफ रहे, और अलग अलग मकामात पर ये कार्रवाइयाँ जब हुई तो खबर यह है कि दर्जन भर मकामात पर होने वाली छापेमारी के दौरान 1000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। फिदा हुसैन के पास दोबारा चलेंगे। फिदा हुसैन, क्या मजीद तफसीलात हैं इस हवाले से, पूछताछ का इस सिलसिला, और अगर ये खबर सही है कि 1500 के आसपास, 1000 से 1500 के दरमियान लोग हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ का सिलसिला और एफआईआर भी दर्ज हुई है, एफआईआर किसके खिलाफ और जिनसे पूछताछ हो रही है ये कौन लोग हैं? देखिए, जहां पर आपने 1000 से 1500 के हवाले से बात की, इस हवाले से कोई भी जो पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी हुआ है, इस पे हम सबसे पहले आते हैं कि क्या किसी से पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये तो तहकीकात है। अब तहकीकात जो आगे बढ़ेगी, किन किन लोगों पे शक होगा उनको बुलाया जाएगा। लेकिन इस बीच अनंतनाग पुलिस ने कैश रिवार्ड का ऐलान भी किया है। 20 लाख रुपए उस शख्स को दिया जाएगा जो बताएगा कि इनमें जो मुलविस लोग हैं वो कहाँ पर है, और उनका नाम जो है वो गुप्त रखा जाएगा, किसी के सामने वो नहीं लाएंगे। इस हवाले से यहाँ पर पुलिस ने बाकायदा तौर पे एक यहाँ पे पोस्टर जो है वो सोशल मीडिया पे गश्त करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जहाँ पर आपने गिरफ्तारियों के हवाले से बात की, इस हवाले से किसी तरह से कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई है पुलिस की तरफ से, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। पुलिस इस मामले में अभी तक जो है कुछ भी नहीं कहा है पुलिस ने। जब कोई ऐसी बात सामने आएगी तो शायद पुलिस अपनी तरफ से कोई प्रेस रिलीज जारी करेगी, क्योंकि अब ये तहकीकात का मामला है, और इस तहकीकात के मामले में क्योंकि जब पहले ही एनआईए के पास एक केस चला गया है तो पुलिस भी जो है वो इसमें अपनी तरफ से पूछताछ करेगी, जिन पर शक होगा। और कल जो ये कहा जा रहा था कि मौके से एक बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल भी मिली है, वो पुलिस ने या एनआईए ने अपनी तहवील में ली, कोई कंफर्मेशन हुई किसकी है, किस नाम की है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? देखिए आसिफ, अगर हम फिर से हम कल के उस जब वहाँ पे गोली चली उसके बाद, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें चली, बहुत सारे ऐसी खबरें चली कि जिसपे हम काफी देर गए तक, जैसे कि आपके प्रोग्राम में भी
कल हमने अब तक में भी ये बात कही थी कि आप सोशल मीडिया पे या अफवाहों पे ध्यान ना दें। और अभी दूसरी बात जहाँ पे उस बगैर जो बाइक की बात कर रही है, उस हवाले से भी अभी तक जो है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कोई भी मामला सामने आता है तो पुलिस अपनी तरफ से कोई ना कोई प्रेस रिलीज जो है वो जारी करती है, लेकिन इस हवाले से भी अभी तक पुलिस ने कोई प्रेस रिलीज जारी बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पहलगाम हमले के बाद तहकीकाती अमल शुरू कर दिया गया है, लोगों के हिरासत में ले जाने की खबर। लेकिन जैसे फिदा बता रहे थे कि इलाके के अंदर इस वक्त भी जहां मातम का माहौल है, इन हलाकतों के बाद सूरत हाल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इंतहाई नाजुक बनी हुई है। तलाशी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। कौन लोग हिरासत में लिए गए, पुलिस अथॉरिटीज़ ने या फौज की जानिब से अभी इस सिलसिले में कोई बयान वजाहतन जारी नहीं किया गया है। लेकिन साथ साथ बात उन मुलाजमीन की जो पीएम पैकेज के तहत काम करते हैं। एक ऑर्डर आज जारी हुआ देर शाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला के दफ्तर से, जहां पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को हिदायत दी गई कि वो सख्त एहतियात बरतें और हफ्ते के बकिया हिस्से में घर से वो काम करें। फौरी तौर पर यह हुक्मनामा जो नाफिजुल अमल कर दिया गया है। एतवार 27 अप्रैल 2025 तक इस हुक्मनामे के मुताबिक तमाम पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जो मुख्तलिफ कॉलोनीज से, मुख्तलिफ हिस्सों से, तालीमी इदारों का, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का या रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दीगर तमाम महकमा जात में काम करते हैं, खिदमात अंजाम देते हैं, उन मुलाजमीन को कहा गया है। लेकिन आज ये जो ख़ास तौर से हुक्मनामा जारी हुआ है, ये महकमा तालीम की तरफ से चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर से बारामूला से जारी हुआ, जिसके मुताबिक 27 अप्रैल तक फ़िलहाल तमाम मुलाजमीन घरों से ही काम करेंगे। वर्क फ्रॉम होम फार्मूले के तहत घर से खिदमात अंजाम देंगे और किसी तरीके से कुछ लोगों का ख्याल है कि नुकसान से बचा जाए, मज़ीद कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। दुश्मन के नापाक अज़ाइम किसी को भी निशाना बना सकते हैं, कहीं पर भी शिकार हो सकते हैं, इसलिए ये सारे हिफाजती इक़दामात या इंतज़ामात ज़रूरी हैं। इधर जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर CCS का इजलास और बड़े फैसले दारुल हुकूमत दिल्ली में। लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा, जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से एक अहम तरीन इजलास जहां श्रीनगर में चल रहा था, वहीं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी अफसरान के साथ एक इजलास दारुल हुकूमत दिल्ली में किया। कई आला सतही मीटिंगें आज जारी रही, सूरत हाल का जायजा लिया गया, हिकमत अमली पर गौर व खौज किया गया और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सिक्योरिटी मशीर अजीत डोभाल, फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह और बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी व दीगर सीनियर हुकाम के साथ अहम मीटिंग की। और तफसीलात के मुताबिक 2 घंटे से ज़ायद तक जारी रहने वाली इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर जब तबादला ख्याल हुआ तो दहशतगर्दाना हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। और बाद में बयान भी आया जिसमें वज़ीर दिफा ने कहा कि इन हमलों से भारत को या भारत की आवाम को डराया नहीं जा सकता। दहशतगर्दी का भारत सरकार, फौज और तमाम इदारे मिलकर और मुअस्सर जवाब देंगे। आप जानते हैं कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं।
भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत हमले के बाद कुलगाम से बड़ी खबर, जहां पर मुसल्लह झड़प के बाद इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। कुलगाम के टंगमर्ग इलाके में फोर्सेस का ये ऑपरेशन जो अभी इतलात मौसूल हो रही है कि इस वक्त भी जारी है। कई घंटे हो चुके हैं। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से कार्रवाई की गई है और इलाके में अब लाइटें भी नस्ब की गई है। इस कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। बाद से फिर इस इलाके के अंदर मुसल्लह झड़प की इतलात मौसूल हुई। दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ और मजीद फोर्सेस को इलाके में तलब करने की खबरें मौसूल हो रही हैं। गुलिस्तान नुमाइंदा अब्दुल हमीद भट्ट के पास हम चलेंगे। कुलगाम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल हमीद भट्ट। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल इस इलाके के अंदर इस वक्त है? ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है? जी, ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है, जहां पे टंगमर्ग में 6 बजे के करीब एक मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान एक इनकाउंटर शुरू हो गया था। कुछ ही देर तक गोलियों का तबादला हुआ। उसके बाद गोलियां दोनों तरफ से बंदूकें खामोश रही और इस सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए फौज को मजीद फौज बुलानी पड़ी, जिसके चलते वो जंगल में बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्स के कहने के मुताबिक वो जंगल में पनाह ले गए और जंगल को पूरी तरह से छाना जा रहा है। वहां पे सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है और लाइट्स इंस्टॉल कर दिए गए। रात भर इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करना फौज के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इस ठंडी सर्दी में और अंधेरा भी हो गया है। पूरी तरह से वहां पे लाइट्स इंस्टॉल कर दिए गए, मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल किया गया, मगर अभी तक फौज को कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अभी देखने वाली बात यह होगी सुबह की गिरने पड़ने के बाद ही इसका पूरा पता चल जाएगा कि फौज को किस तरह। अब्दुल हमीद, आपकी तरफ से जो हमें तस्वीर भेजी गई, जो विजुअल्स हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, इस जंगलात वाले इलाके में इन जंगलों के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतलात थी या फिर ये जो निचला हिस्सा दिख रहा है जहां पर मैदानी इलाके के अंदर बस्ती है, मकामी आबादी है, इस इलाके के अंदर कहीं पर इतलात थी जिसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया? ऑपरेशन तो 6 बजे के करीब शुरू हो गया। ये जंगली इलाका भी है। वहां पे एक जंगल के दामन में एक जो टंगमर्ग गांव है, ये अहरबल के कम से कम तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो टूरिस्ट स्पॉट है। वहां पे इनकाउंटर जारी हुआ था और इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगली इलाका है, वहां पे मिलिटेंटों ने जंगल में ही पनाह ले ली है और फोर्सेस ने वसी इलाके का अब वहां पे ऑपरेशन चला है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद तफसीलात फराहम करने के लिए। कुलगाम से हमारे साथ थे। बड़ी खबर कि कुलगाम के अंदर अभी ऑपरेशन जारी है। गोलियों का सिलसिला फिलहाल थमा है, लेकिन सुबह होते होते दोबारा से एक बार फिर अगर कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ तो दैट मीन्स एनकाउंटर, लेकिन फिलहाल तलाशी कार्रवाइयां ही चल रही हैं। लेकिन साथ साथ पहलगाम हमले की नाराज़गी के बाद या पहलगाम हमले पर जो नाराज़गी और गम गुस्से का इजहार किया गया, दोनों खित्तों में आज मुकम्मल बंद रहा। जम्मू कश्मीर के अंदर तिजारती सरगर्मियां बंद रहीं, तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हुई, ट्रैफिक निज़ाम ठप रहा, दर्जनों मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे हुए, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी फ़ौज के पुतले नजर आतिश किए गए और जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों के अंदर बंद का असर देखने को मिला। और आज के बंद की बड़ी बात यह थी कि न सिर्फ शहरों के अंदर बल्कि गांव देहात के अंदर भी बंद देखने को मिला। मुतअद्दिद मकामात पर कैंडल मार्च निकाले गए और इजहार यकजहती उन खानदानों के साथ किया गया जिन्होंने अपनों को खोया। वादी कश्मीर के शुमाली जनूबी वस्ती इलाकों के अंदर ऑपरेशन हुए। इधर जम्मू कश्मीर की मार्केट्स में भी या बाज़ारों में भी इसका असर देखने को मिला। अलग अलग मकामात पर लोग मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से सड़कों पर निकले और इस बंद की मुकम्मल हिमायत की। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से मुकम्मल बंद की हिमायत की गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, बजरंग दल, शिवसेना, जम्मू कश्मीर
अपनी पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दीगर तमाम छोटी बड़ी तंजीमें, चाहे वो मजहबी तंजीमें हों, ऑर्गेनाइजेशंस हों, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों या फिर छोटे इदारे हों, ट्रस्ट हों, तमाम लोगों की जानिब से बगैर किसी खून खराबे के, बगैर किसी शरारत के पुरअमन तरीके से बेशतर इलाकों के अंदर बंद की सपोर्ट की गई। और कश्मीर से कुपवाड़ा तक, कुपवाड़ा से आप देखेंगे तो जम्मू सूबे तक, या ख़ास तौर से जो मैदानी इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा नज़र रहती है कि इंटीरियर बेल्ट्स में आमतौर पर ज़्यादा बंद का असर होता है, लेकिन इस बार वादी कश्मीर के तमाम इलाकों में भी एहतिजाज हो रहे थे, बंद का असर था, हर आंख नम थी और मुश्किल सूरत हाल में मुल्क मुखालिफ काम करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ें बुलंद की गई और कई लोगों ने वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी नाराज़गी का इजहार करते हुए इस्तीफे की मांग की। इधर जम्मू प्रोविंस के अंदर भी अलग अलग मकामात पर टायर जलाकर लोगों की तरफ से नाराज़गी का इजहार किया गया। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी हुई, पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी हुई, यानी कुल मिलाकर बंद का असर हर जगह रहा। शिल्पा शर्मा के पास चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन की हुई हैं। शिल्पा, ओवरऑल तो दोनों प्रोविंसेस में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बंद का असर हमने देखा, लेकिन इस बंद के दौरान किसी तरह का नुकसान, कोई कहीं से कोई खबर, या फिर पीसफुल तरीके से सारे प्रोग्राम्स या पूरा दिन कंक्लूड हो गया? जी बिल्कुल, देखिए आज जिस प्रकार से जम्मू बंद की कॉल दी गई थी और प्रदर्शन जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिला। युवा, हर एक व्यक्ति जो है वो सड़कों पर नजर आया और साथ ही साथ जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जो है वो तालाबंदी भी की गई ताकि स्थिति जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे। किसी प्रकार की कोई भी जो है यानी कि अपने घटना जो है वो किसी प्रकार की कोई भी पेश नहीं आई और प्रदर्शन जिस प्रकार से कहा गया था कि जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा किया जाएगा, अलग अलग जो है आप देखेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनके द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। तो तमाम युवा, हर एक व्यक्ति जो कि सड़क पर उतरा था और पाकिस्तान के जो है वो हाय के नारे लगाए गए और जिस प्रकार से जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उससे जो है जो 28 लोगों की मौत हुई है उसे कंडम करते हुए भी जो है वो लोग नजर आए। तो मैंने कहा कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे ताराबंदी कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वहाँ पे ज्यादा तैनात किए गए थे, ITBP के जवान तैनात किए गए थे और साथ ही साथ देखिए अब टीयर गैस भी जो है वो उन्होंने अपने साथ रखी थी कि अगर स्थिति जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है तो उसे जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण किस प्रकार से यानी कि उसको आना है उस पूरी तरीके से जो है वो वहाँ पे स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ITBP के जवानों को जो है अतिरिक्त जवानों को वहाँ पर जो है वो तैनात भी किया गया था। तक जो है वो किसी प्रकार से दुकानें बंद रही, प्रदर्शन जो है वो जारी रहा और साथ ही साथ आपको बजरंग दल के द्वारा जो है ये भी कहा गया कि उन्हें कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक नहीं चाहिए, लाहौर में जो है वो तिरंगा जो है वो फहराया जाए। तो अलग अलग डिमांड यहाँ पर जो है वो हर एक व्यक्ति करते हुए जो है वो नजर बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। जम्मू कश्मीर के दोनों प्रोविंसेस में जो बंद का असर देखने को मिला, नाराज़गी जाहिर है कल से देखने को मिल रही थी और कल शाम ही एहतिजाजी मुजाहिरों की एक लहर दोनों प्रोविंसेस के अंदर देखी गई थी और अलग अलग मकामात पर एहतिजाज, ये जो कैंडल मार्च का सिलसिला था वो आज भी देखने को मिला। लेकिन अलग अलग मकामात पर अब से कुछ देर पहले एहतिजाज हुए, कैंडल मार्च निकाल कर तमाम लोग जिनकी जानें गई उनको खराज अकीदत पेश किया गया, जिनकी लाशें मुख्तलिफ रियासतों या अलग अलग मकामात पर भेज दी गई हैं या अपने अपने आबाई इलाकों में पहुँची हैं। आज वस्ती कश्मीर, जम्मू सूबा और दीगर कई मकामात पर अब से कुछ देर पहले कैंडल मार्च निकाले गए। वस्ती कश्मीर के गांदरबल ज़िले में जहां कुछ देर पहले एक कैंडल मार्च निकाला गया, गुज़श्ता रोज़ भी इसी तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया। तस्वीरें आपके सामने कुपवाड़ा ज़िले की सबसे पहले, जहां पर एहतिजाज भी दर्ज किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास केरन सेक्टर में मकामी आबादी बाहर निकली, सिविल सोसाइटी की जानिब से आज LOC के इस दूर दराज इलाके में कैंडल मार्च में शिरकत करके महलूकीन को खराज अकीदत पेश किया गया और हमले की मजम्मत की, जो कि बिल्कुल जीरो लाइन पे पड़ता है। आज हम हमारे यहाँ के यूथ जो है या हमारे जो सीनियर हमारे सोसाइटी के जो मेंबर हैं या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे सोशल वेलफेयर के उन शहीदों की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। ये हमारा इसके बाद गुंड की तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर तिजारती अंजुमनों की जानिब से कल भी और आज भी एहतिजाजी मार्च निकाला गया और ये कैंडल मार्च कुछ देर पहले गुंड कंगन के अंदर तमाम लोगों की जानिब से मिलकर निकाला गया। सब डिवीज़न कंगन गुंड के अंदर निकाले जाने वाले इस एहतिजाजी मार्च में सिविल सोसाइटी, जिनमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद थे, बुजुर्ग शहरी थे, तमाम लोग एहतिजाजी मार्च में एक साथ नजर आए और इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत।
आज दिन भर भी प्रोटेस्ट हुआ था। इस वक्त शाम के वक्त गांधरबल मेन चौक में कैंडल मार्च हुआ है मुख्तलिफ अंजुमनों की तरफ से, खुसूसन गांधरबल ट्रेडर्स फेडरेशन के बैनर तले तमाम ट्रेडरों ने इसमें शिरकत की है। और कल का जो वाक़ा हुआ पहलगाम में जो इनोसेंट किलिंग हुई थी, उसी के हवाले से आज हमने उसकी हमदर्दी के लिए, उनके लवाकिन के साथ हमदर्दी के लिए उनके साथ यहाँ इस वक्त कैंडल मार्च किया था। हम उनके साथ हैं, उन सयाहों के साथ हैं। हम पूरी तरह से इस हमले को कंडम करते हैं और आइंदा गवर्नमेंट को ये अपील करते हैं कि आइंदा ऐसे वाक़ात न हुए। पहलगाम में एक ऐसा सानिया पेश आया, एक ऐसा वाक़ा पेश आया जिसने पूरे इंसानियत को शर्मसार किया है। ये खाली हमारे टूरिस्ट का कत्लेआम नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत का कत्लेआम है, ये कश्मीरी का कत्लेआम है, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन का कत्लेआम है, ये हमारे आने वाले पोत का कत्लेआम है, ये हमारी माँ बहनों का कत्लेआम है। ये कश्मीरी पे एक बदनुमा दाग है और खास तौर पर जो ये वाक़ा पेश आया कल, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और कलेक्टिव आज जब जमा हुए हैं यहाँ पे सारे लोग जो है इस हक में जमा हुए हैं और जो भी लोग जिन्होंने अपनी जान इसमें गंवाई है, हम उनके लोग इनके साथ हैं। अब पटन की तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने करगिल लद्दाख की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी करगिल यूनिट की जानिब से पहलगाम में सयाहों पर होने वाले हमले की मजम्मत की गई। कैंडल मार्च निकाला गया। इस्लामिया स्कूल चौक से शुरू होने वाला ये जुलूस, जिसमें पार्टी कारकुनान, मकामी शहरियों या सिविल सोसाइटी के अरकान शामिल थे, मेन बाजार से होता हुआ लाल चौक में करगिल के अंदर यह एहतजाजी मार्च इख्ताम पजीर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो कैंडल मार्च बीजेपी यूनिट कारगिल की तरफ से जो निकाला गया, हम सबको बखूबी मालूम है कि कल पहलगाम में कश्मीर में जो इंसानियत सोज वाक़ा पेश आया, जिसमें मासूम और बेगुनाह सैलानियों के ऊपर अंधाधुंध गोली बरसा के 26, 27, 28 तक जानों का ज़िया हुआ और साथ ही साथ इतने ही जख्मी हुए। पूरे हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गई है इस सानहे से। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल सतह पे हर मुल्क से हमें ये सुनने को मिल रहा है कि इस चीज़ की मजम्मत हो रही है। जहां से भी हम देखते हैं कि इस चीज़ की मजम्मत की जा रही है। तो आज लद्दाख में भी हम सब मिलके इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करते हैं। कल जो इंसानियत सोज वाक़ा पेश आया, दहशतगर्दी जो है इंसानियत के लिए एक खतरनाक बन चुका है। तो हम पूरी दुनिया से अपील करते हैं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये कत्लेआम बंद किया जाए। बहुत सारे बेगुनाह मारे गए, बहुत सारे जो सैलानी वहां पे आए थे वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में घूमने के लिए आए थे, कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए आए थे। लेकिन उनका क्या दोष था? उन्होंने क्या किया था कि कत्लेआम किया गया उन सब का। साथ ही साथ इससे कश्मीर की मईशत को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। टूरिज्म इंडस्ट्री जो कश्मीर का बैकबोन है, वो उसको फिर से तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, उसको फिर से तबाही के दाने पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। आज जो कैंडल मार्च बीजेपी यूनिट की तरफ से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, हमने सिर्फ और सिर्फ ये पैगाम पहुंचाना है दुनिया तक कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, खासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, अमित शाह साहब से और हर उस लीडर से हम अपील करना चाहते हैं कि इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो भी करना पड़े कोशिश की जाए, ताकि आइंदा भी ऐसे वाक़ात पेश ना आए। तो सर, पिछले कुछ साल से लद्दाख में भी बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे थे, इससे हमारे टूरिस्ट इंडस्ट्रीज पे किस तरह के असर पड़ेगा सर लद्दाख में? देखिए, जहाँ पे भी इस तरह के वाक़ात पेश होते हैं उसका नेगेटिव इफेक्ट हमेशा होता है। कल जो वाक़ा पेश आया उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो लद्दाख पे भी पड़ेगा, क्योंकि हम साथ ही हम जुड़े हुए हैं। कश्मीर और लद्दाख एक ही ज्योग्राफी के हिसाब से एक ही साथ है। तो जो इम्पैक्ट कश्मीर में पड़ा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना है, हर जगह पड़ना है, लद्दाख के ऊपर भी पड़ना।
तो हम अमन अमान चाहते हैं। हम ये अपील करते हैं कि फिर से अमन अमान बहाल हो, इस तरह के वाक़ात फिर से दोबारा देखने को न मिले। और हम उन लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं जिन्होंने, किसी ने अपनी बहन को, किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने बीवी को, किसी ने माँ को खोया है। हम उन सब के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इस गम की घड़ी में इधर वस्ती कश्मीर के कंगन में भी अब से कुछ देर पहले कैंडल मार्च निकाला गया। तिजारती अंजुमनें आगे आकर सबसे पहले मार्च में शामिल हो रही हैं। मासूम शहरियों का कत्लेआम बंद करो जैसे नारे कंगन, गुंड, गांदरबल और दीगर इलाकों में लगाए गए। और इस बीच कंगन के अंदर होने वाले इस एहतजाजी कैंडल मार्च के जरिए उन तमाम लोगों के साथ इजहार यकजहती किया गया जिनकी जानें गई, उनके घर वालों के साथ, और ख़ास दुआओं का भी एहतमाम दिन भर होता रहा। अब से कुछ देर पहले ये मार्च ख़त्म हुए हैं। सिविल सोसाइटी कंगन भी इस एहतजाजी मार्च में पेश चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वादी कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर काबीना का इजलास अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा से खुसूसी असेंबली इजलास बुलाने की अपील की गई है। उन्हें मशवरा भी दिया गया है कि 28 अप्रैल को जम्मू के अंदर सुबह 10:30 बजे हंगामी असेंबली का इजलास तलब किया जाए। उमर अब्दुल्ला की सदारत में यूनियन टेरिटरी की काबीना का इजलास अब से कुछ देर पहले जो श्रीनगर के अंदर खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर इस सिलसिले में एक तरफ जहां बात की गई, महलकीन को खराज अकीदत उमर काबीना ने पेश किया, वहीं इजलास में पहलगाम हमले के बाद ये बड़ा फैसला हुआ है। उमर अब्दुल्ला की सरकार की जानिब से ये फैसला हुआ है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी ये मशवरा दिया गया कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पेशल सेशन 28 तारीख को जम्मू के अंदर सुबह 10:30 बजे बुलाएं। हमले में मारे गए लोगों के हवाले से जहां उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाएगा, दूसरी जानिब दहशतगर्दी के इन अफसोसनाक वाक़यात से बचा जाए, इस पर मज़ीद गुफ्तो शनीद तफसीली तौर पर हो, इस हवाले से कोई लाहेमंद तैयार किया जाएगा। और हो सकता है कि कोई करारदाद भी लाई जाए। जो फैसले भारत सरकार ने आज लिए हैं उनको भी डिस्कस मुस्तक़बिल में किया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से क्या इस पर रद्द-ए-अमल उमर काबीना को आता है। और इजलास श्रीनगर के अंदर गुप्कार में जो आज शाम इख्ताम पजीर हुआ, जिसमें तमाम वज़रा शामिल हुए, वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, काबीना की दीगर वज़रा, वहाँ पर यह फैसला हुआ कि 28 तारीख को एक इजलास लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, जम्मू सूबे के अंदर सुबह 10:30 बजे हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस सिलसिले में तहरीरी तौर पर जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो कर दी गई हैं, उन्हें रवाना कर दी गई है, जिसके बाद मज़ीद कोई फैसला होना लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से और जल्द ही फैसला मुतवक्के है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो के हवाले से आपके सामने रखते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई जम्मू के अंदर की गई है और जम्मू के अंदर आज पटवारी हल्का कोल कला अरनिया जम्मू के अंदर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। जम्मू कश्मीर में बदनवानी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की गई हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक शिकायत मौसूल होने पर इल्ज़ाम जिसमें लगा था कि सरकारी मुलाजिम नवीद अहमद पटवारी हल्का कोल कला अरनिया ने शिकायत करंदा से कर्ज जो फादर था वो जारी करने के लिए कर्ज फारिग जारी करने की एवज गैर कानूनी रकम का मुतालबा किया। बयान के मुताबिक मुलजिम ने कर्ज फारिग जारी करने के लिए शिकायत करंदा से 1 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। बातचीत के बाद मुलजिम ने 50,000 रुपए एडवांस के तौर पर लेने और बाकी 50,000 रुपए मौके पर लेने पर रजामंदी जाहिर की। एसीबी तर्जुमान के बयान के मुताबिक चूंकि शिकायत करंदा रिश्वत देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कानून के मुताबिक सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो से रुजू किया।
शिकायत मौसूल होने पर खुफिया तस्दीक की गई, जिससे पटवारी की तरफ से रिश्वत के मुतालबे की तस्दीक हुई। इसके बाद पुलिस स्टेशन ACB जम्मू में FIR नंबर 4/2025 दफ़ा 7 इंसदाद बदनवानी एक्ट 1988 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और तफ्तीश शुरू की गई। तफ्तीश के दौरान एक अफसर की सरबराही में ट्रैप टीम तश्कील दी गई। टीम ने कामयाब जाल बिछाया। सरकारी मुलाजिम को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए आज़ाद गवाहों की मौजूदगी में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के बाद मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की रकम भी आज़ाद गवाहों की मौजूदगी में मुलजिम के कब्जे से बरामद हुई है और इसके अलावा मजिस्ट्रेट और आज़ाद गवाहों की मौजूदगी में मुलजिम के घर की तलाशी भी ली जा रही है। केस की मजीद तफ्तीश ACB के मुताबिक जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा सरहदी ज़िला पुंछ के मंडी तहसील की, जहां पर इन दिनों बैक टू बैक तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से मीटिंग्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में एक अहम तरीन मीटिंग मंडी पुंछ के अंदर मुनक़िद हुई, जहां पर तालीम के हवाले से आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी गई। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जारी तालीमी सरगर्मियों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया और एक ख़ास सकाफ़ती प्रोग्राम भी इस मौके पर पेश किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाले असातिज़ा जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, बाइला मंडी ख़ास तौर से साथरा ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा, जहां जोनल एजुकेशन ऑफिसर बतौर मेहमान खुसूसी प्रोग्राम में शरीक हुई। इस प्रोग्राम में तमाम लोग शरीक हुए। इस ख़ास मौके पर असातिज़ा ने भी अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। जी, आज जो MS कुलानी में जोनल एजुकेशन ऑफिसर साथरा ने एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें तमाम HOIs को, जोन के तमाम HOIs को बुलाया गया और पेरेंट्स को भी बुलाया गया। इसका मेन मकसद और इसकी गर्ज़ो गायत ये थी कि जो प्रॉब्लम्स हैं फील्ड्स की, उनको जो है वो हाईलाइट किया जाए, वो बताया जाए और टीचर से पूछा जाए कि कौन कौन सी किस किस के प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं। और उसके अलावा जो भी हमारे जितने भी जोन के पोर्टल्स हैं, जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन के पोर्टल्स हैं, उनके बारे में बात की जाए और टीचर को उन सब बातों से आगाह किया जाए। और नहायत ही बेहतरीन तरीके से ZDO मैम ने इस चीज़ को प्लीड किया और तमाम टीचर्स को इस बात का से आगाह किया कि वो किस तरीके से अपना काम करें। और उन्होंने ये भी अश्योर करवाया कि जहाँ जहाँ जो भी प्रॉब्लमें हैं, चाहे वो टीचर को लेकर या टीचर की कमी को लेकर जो प्रॉब्लमें हैं या स्कूल की दीगर जो बिल्डिंग्स की प्रॉब्लम है, जो भी हैं, हम फिल फॉर उसको कोशिश करेंगे हाई UBS के साथ बात करके उसको हल करने की। मोहतरमा नूरिन नकवी साहिबा ने 2 रोज़ कबल जोन साथरा में एज ZDO अपना चार्ज संभाला है। उसी सिलसिले में उन्होंने एक मीटिंग मदऊ की थी और जिसमें सभी ZNOs जोन से गाइडेंस सेंटर इंचार्ज और HOIs स्पेशली इनको जो आज मदऊ किया गया था। ये एक इंटरेक्शन कोर्स था, एक छोटी सी एक वार्तालाप आप कह सकते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन करवानी थी, कौन कौन किस चार्ज को लेकर बैठा है, किस तरह से वो उस चार्ज को संभाले हुए है। और यहाँ टीचर्स ने, कुछ टीचर्स को प्रॉब्लम्स भी थी, वो भी यहाँ पर उजागर की गई और इसी सिलसिले में थी। और ZDO साहिबा ने भी यकीन दिलवाया है कि वो टीचर्स की प्रॉब्लम्स को जो है वो हायर अप्स तक लेकर जाएंगी। और चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर।